ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के बारे में जानने की शुरुआत कैसे हुई? ठीक है, हम लोग अपने लाइफ में देखते हैं कि अर्थ किसी भी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। ये देखते हैं, जैसे हम देखते हैं वैसे पहले भी लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले एकदम शुरुआत में जहां से ऑब्जर्वेशन धीरे धीरे शुरू होने लगा, सबसे पहले लोगों ने देखा कि कोई भी चीज ऊपर से नीचे की ओर अट्रैक्ट होकर अर्थ के पास आ जाती है। कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं, पत्थर ऊपर फेंकेंगे और जोर से ऊपर फेंकेंगे, फिर भी वो नीचे ही आ जाएगा। तो सबसे पहले इटालियन फिजिसिस्ट है गैलीलियो। गैलीलियो ने एक्सपेरिमेंट किया इसके अबाउट, और उन्होंने देखा, ये गैलीलियो एक्सपेरिमेंट हम लोग लॉज ऑफ मोशन में पढ़े थे। तो सबसे पहले गैलीलियो ने बोला कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मासेस। इटली में पहले राजतंत्र था गैलीलियो के टाइम में, और इटली का जो राजा था वो कहता था कि अर्थ फिक्स रहती है और सूरज अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने कहा कि नहीं, अर्थ सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है, सूरज एक ही जगह पे सेट रहता है। राजा ने तमाम धमकी दिलवाया और दरबार में बुलाया, बोला कि बताओ अर्थ घूमती है कि सूरज घूमता है? बोला कि अर्थ घूमती है सूरज की चारों तरफ। बोला इसको घमंड हो गया, फांसी चढ़ाओ इसको। फांसी पे जस्ट चढ़ने से पहले राजा ने संदेशा भिजवाया कि अभी भी टाइम है, एक चांस है, अंतिम मौका, कबूल कर लो कि अर्थ नहीं घूमती, सूरज घूमता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, सूरज घूमता है अर्थ के चारों तरफ, और मन ही मन कहा कि जो बात हम बोल रहे थे वही सत्य है। तो गैलीलियो ने कहा कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ कांस्टेंट एक्सीलरेशन से खींचती है, चाहे उनका मास कम हो या ज्यादा हो, वो मैटर नहीं करता, सबको एक समान एक्सीलरेशन से खींचती है अर्थ अपनी तरफ। और इसका उन्होंने पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया था, ये नहीं कि केवल बोल दिया, जो हम लोग इंक्लाइन प्लेन वाला लॉज ऑफ मोशन में देखे थे। ठीक है, पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, जितनी हाइट से बॉल नीचे आ रहा है, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो उतनी ही हाइट ऊपर जाता था वो। क्लियर है? तो कहने का मतलब है कि गैलीलियो ने सबसे पहले यह बात बताई और बिल्कुल प्रूव करके दिखाया कि देखो, अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को, चाहे हल्का से हल्का ऑब्जेक्ट हो या भारी से भारी ऑब्जेक्ट हो, चाहे पेड़ का पत्ता हो या बहुत बड़ा लोहे का गोला हो, दोनों को अर्थ अपनी तरफ सेम स्पीड से खींचती है, सेम एक्सीलरेशन से खींचती है। अभी इतना ही पता था लोगों को, और धीरे धीरे इस पे ऑब्जर्वेशन होने लगा। धीरे धीरे ये बात चलने लगी कि भाई स्टार्स का मोशन कैसे होता है, प्लेनेट का मोशन कैसे होता है, और सैटेलाइट का मोशन कैसे होता है। तो ऐसा देखा गया कि बहुत सारे स्टार्स जो हैं, या लगभग सारे स्टार्स जिनको हम पहचान सकते हैं, कुछ स्टार्स को हम पहचान सकते हैं, वो बिल्कुल अलग दिखते हैं, तो वो कभी भी अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं। अब इससे क्या पता चलता है कि सन भी अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। अब सारे स्टार्स पोजीशन चेंज नहीं कर रहे हैं, तो सन भी तो एक स्टार ही है, तो कोई भी स्टार्स अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है। यह ऑब्जर्वेशन किया गया, रोज रोज देखा गया, बहुत बार देखा गया इस चीज को। फिर लोग सोचने लगे कि अरे, तो प्लेनेट का मोशन स्टार्स के चारों तरफ कैसा होता है। तो स्टार्स के बारे में लोगों ने देखा कि भाई स्टार्स तो अपनी जगह पे फिक्स रहते हैं, तो ये प्लेनेट कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले प्लेनेट के मोशन के बारे में टोलेमी ने बात रखी 2000 साल पहले। उनका मॉडल को जियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। ठीक है, तो जियोसेंट्रिक मॉडल में सबसे पहले टोलेमी ने क्या कहा कि अर्थ बिल्कुल नहीं चलती है भाई, अर्थ अपनी जगह पर फिक्स रहती है बिल्कुल, और दुनिया के, ब्रह्मांड के जितने भी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है अर्थ को छोड़ के, सन हो गया, प्लेनेट हो गया, वो सारे के सारे अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और किस ट्रैजेक्टरी पे, किस रास्ते पे वो लोग घूमते थे अर्थ के चारों तरफ? सर्कल पे। कि छोटे से बड़े कोसेंट्रिक सर्कल बहुत सारे होंगे और अर्थ सेंटर पे होगी, एक ही सेंटर वाले सर्कल को कोसेंट्रिक सर्कल कहा जाता है। 400 साल बाद में इंडियन फिलोसोफर ने भी एक वैसी ही बात कही, इसको हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। 5वीं सेंचुरी में इन्होंने, आर्यभट्टा ने ये बात कही थी सबसे पहले। इनके मॉडल को कहते हैं हेलियोसेंट्रिक। अर्थ वाले सेंटर को जियोसेंट्रिक, और सन सेंटर पे होगा तो हेलियोसेंट्रिक।
आर्यभट्ट ने कहा कि नहीं भाई साहब, सन जो है वो सेंटर पे रहता है और सारे प्लेनेट जो हैं सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। किस पे? सर्कल पे, सर्कुलर पाथ पे सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। यह बात आर्यभट्ट ने कही 5th सेंचुरी में, और इनके मॉडल को हम हेलियोसेंट्रिक मॉडल कहते हैं। ठीक है। आर्यभट्ट के बाद फिर किसने इस मैटर पे बात किया? पोलिश मॉन्क निकोलस कोपरनिकस थे। तो कोपरनिकस ने क्या कहा? इन्होंने भी वही आर्यभट्ट वाले ने ही बात कही। अब क्यों आर्यभट्ट और ये सेम बात कर रहे हैं? क्योंकि आर्यभट्ट इंडियन थे, इंडियन की बात कोई सुनता नहीं था। तो आर्यभट्ट केवल एनसीईआरटी में ही पढ़ने को मिलेंगे, वो भी मोदी राज में। मोदी ने कहा कि अपने भी इतिहास बताया करो, अपने भी देश में तेज लोग थे। लेकिन दुनिया की किताब में निकोलस कोपरनिकस की बात चलेगी, जो 5वीं शताब्दी में उन्होंने बात कही, ये 15वीं शताब्दी में बात कही। इन्होंने भी वही बात कही कि सारे प्लैनेट सर्कल पे घूमते हैं अलग अलग, और सेंटर पे सन होता है। और इनके मॉडल को क्या कहते हैं? डेफिनेटिव मॉडल। कितने मॉडल आया? पहले जियोसेंट्रिक, फिर हेलियोसेंट्रिक, फिर डेफिनेटिव मॉडल, जो निकोलस कोपरनिकस का मॉडल था। निकोलस कोपरनिकस का मॉडल डिस्क्रेडिटेड बाय चर्च, चर्च ने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, मानने से इनकार कर दिया। लेकिन जो निकोलस कोपरनिकस के लोग थे उन्होंने माना। गैलीलियो ने समझाया, लेकिन गैलीलियो ने भी प्रोसिक्यूशन तक गए थे, ये फांसी लगने वाली थी सिर्फ इस बात को लेकर कि सन फिक्स रहता है, अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है। मरते मरते बचे थे, क्योंकि राजा कहता था कि अर्थ फिक्स रहती है। वो जियोसेंट्रिक मॉडल में बिलीव करता था, और ये हेलियोसेंट्रिक मॉडल बात कर रहे थे। तो कोपरनिकस को चर्च ने रोका, और इनको तो राजा फांसी ही दे रहा था। लेकिन इनके सपोर्टर जो थे फिर बाद में वो बात मानने लगे, फिर सबको बाद में मजबूरी में मानना पड़ा। अभी कहाँ तक बात आई? डेफिनेटिव मॉडल, निकोलस कोपरनिकस तक। गैलीलियो के टाइम में ही एक टाइको ब्राहे करके एक साइंटिस्ट है, जो कहाँ के रहने वाले थे? डेनमार्क में। टाइको ब्राहे का नाम बहुत कम सुनोगी, केपलर्स लॉ बहुत ज्यादा सुनोगी। पूरा जीवन मेहनत किया टाइको ब्राहे ने, और फसल किसने काट लिया? केपलर्स ने। कैसे देखते हैं? गैलीलियो के टाइम के ही एक नोबल मैन थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, टाइको ब्राहे, जो डेनमार्क के थे। और उन्होंने अपनी इंटायर लाइफ, पूरा लाइफ व्यतीत कर दिया रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ प्लैनेट विद द नेकेड आई। वो अपनी आंखों से प्लैनेट के मोशन को देखते रहते थे और उसे रिकॉर्ड करते रहते थे, लिखते रहते थे कहीं ना कहीं। His compiled data were analyzed later by his assistant Johannes Kepler. उनके जितने लाइफ टाइम पूरे जीवन के डाटा था, कलेक्शन था, वो करके मर गए थे। तो वो डाटा को एनालाइज बाद में किसने किया? उनके असिस्टेंट जोहान्स केपलर ने। He could extract from the data 3 elongated laws that now go by the name of Kepler's laws. और केपलर्स ने उसी डेटा के आधार पे और थोड़ा और भी मेहनत किया, कुछ और कलेक्ट किया, और उस डेटा के आधार पे 3 लॉज दिए जो कि केपलर्स नाम से फेमस थे। ये थोड़ी सी बेईमानी है हमें लगता है। या तो इनको ब्राहे केपलर्स लॉ लिख देना चाहिए था, या टाइको केपलर्स लॉ। टाइको का कुछ नाम रहना चाहिए था, क्योंकि उसी का सारा डाटा था, पूरा जीवन उसी ने ऑब्जर्वेशन किया था। लेकिन पूरे ऑब्जर्वेशन को इन्होंने, केपलर्स ने मरने नहीं दिया। ये इतना अच्छा किया, मरने नहीं दिया, बर्बाद नहीं होने दिया। और उसको 3 नियम दिए, 3 लॉज दिए, जिसको केपलर्स लॉ के नाम से जानते हैं। These laws were known to Newton and enable him to make the great scientific leap in proposing the universal law of gravitation. और इन्हीं 3 लॉ के आने के बाद न्यूटन का इंटरेस्ट जग गया ग्रेविटेशन में, और उन्होंने दुनिया का सबसे अच्छा नियम, सबसे खूबसूरत नियम दिया, सबसे मेमोरेबल नियम दिया, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले इसीलिए केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने दिया था, इनसे मोटिवेट हुए थे न्यूटन। तो केपलर्स ने 3 लॉ में क्या क्या बात कही थी? पहले लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरे लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ एरिया, और तीसरे लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। पहले लॉ को कहते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो केपलर्स ने कहा कि ऑल प्लैनेट्स, सभी के सभी प्लैनेट इलिप्टिकल पाथ पे घूमते हैं, ना कि सर्कुलर पाथ पे, और सन के चारों तरफ घूमते हैं।
और सन किसी एक फोकस पे रहता है, फिक्स पॉइंट पे सन फिक्स रहता है। इलिप्स के किसी एक फोकस पे सन रहता है जो कि फिक्स रहता है, और उसी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या करते हैं प्लेनेट, इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर कर दी। और उसके बाद से आज तक चल रहा है। गलत नहीं हुआ। सोचो टाइको ब्राहे कितना पूरा जीवन लगा दिया बेचारे ने। सबकी बात गलत होते गई, इनकी बात उसके बाद कभी गलत नहीं हुई, क्योंकि एक आदमी का पूरा जीवन लगा एक्सपेरिमेंट में, देखने में, ऑब्जर्वेशन में। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट में क्या होता है कि ऑल प्लैनेट्स मूव अराउंड सन ऑन इलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन विल बी एट वन फोकस ऑफ इलिप्टिकल ऑर्बिट। लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरिया में केपलर्स ने क्या कहा, यदि हम प्लेनेट से और सन के सेंटर को मिला के एक लाइन जोड़ देते हैं, ठीक है, और जैसे जैसे प्लेनेट चलेगा वैसे वैसे वो लाइन भी शेडेड एरिया होती जाएगी। इन्होंने कहा द लाइन ज्वाइंस द प्लेनेट एंड द सन स्वाइप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो प्लेनेट है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा। मान लो कि ये प्लेनेट है पी, ठीक है, और ये 2 सेकंड में पी से पी डैश पे गया, ठीक है, तो इतनी एरिया स्वैप किया डेल्टा ए। तो यही प्लेनेट यदि इधर आएगा तो उतने ही टाइम में उतनी ही एरिया स्वैप करेगा, ना ज्यादा करेगा ना कम करेगा, इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप करेगा। तो अब तुम कहोगे कि भाई उस समय तो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आया था, डिस्प्लेसमेंट कम है, यहां डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है। तो हमने कहा कि भाई एरिया बराबर होनी चाहिए, भले एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाने के लिए स्पीड तेज हो जाए। तो स्पीड भले ही तेज हो जाए लेकिन इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वैप किया। क्लियर है? तो स्टेटमेंट याद रखना, द लाइन दैट ज्वाइंस द प्लेनेट टू द सन स्वैप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर है? और इसीलिए प्लेनेट जैसे जैसे सन के नजदीक जाता है उसका स्पीड बढ़ता जाता है, और प्लेनेट जैसे जैसे दूर जाता है सन के वैसे वैसे स्पीड प्लेनेट की घटता जाता है। अब देखो लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड में क्या कहा इन्होंने? लॉ ऑफ पीरियड में कहा कि जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? एक पूरा रिवॉल्यूशन करने में जितना समय लगता है प्लेनेट का वो टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यू के। तीसरे लॉ में इन्होंने क्या कहा कि जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। क्लियर है? द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द प्लेनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स ट्रेस्ड बाय द प्लेनेट। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि यदि कोई दो मासिव ऑब्जेक्ट है तो वो एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएंगे और ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये मान लो कि F ऑन 1 ड्यू टू 2 और ये F ऑन 2 ड्यू टू 1। तो पहले तो ये इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करते हैं। इनका मैग्नीट्यूड बराबर होगा दोनों का, ठीक है, और इनका डायरेक्शन उल्टा होता है। इनका डायरेक्शन उल्टा होता है, ठीक। तो इनका मैग्नीट्यूड बराबर होता है, तो पहले मैग्नीट्यूड मान लो कि ये F है, F के बराबर है, ठीक है। तो जो F है, यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि जो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस बिटवीन देम। इन दोनों को कंबाइंड करते हैं m1 m2 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, और प्रोपोर्शनलिटी साइन हटती है तो इक्वल टू साइन आता है और एक कांस्टेंट आ जाता है g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जी को क्या कहते हैं?
यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इट्स वैल्यू इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। इट्स वैल्यू डज नॉट डिपेंड ऑन एनी मीडियम। कितनी वैल्यू होती है जी की? जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इसी का यदि वेक्टर फॉर्म में देखें देखो वेक्टर फॉर्म में दोनों ऑब्जेक्ट ऐसे रहते हैं, एक का पोजीशन वेक्टर, ये मान लो m1 ऑब्जेक्ट होता, इसका पोजीशन वेक्टर r1 था, ये m2 ऑब्जेक्ट था और इसका पोजीशन वेक्टर r2 था। तो वेक्टर फॉर्म में यदि f12 निकालेंगे तो हमें ये डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। तो फॉर f12 किस डायरेक्शन में होगा? देखो तो ऐसे ही लिखेंगे f12 और R21 का कैप लिखेंगे यूनिट वेक्टर। इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा R21, मतलब R21 जो होगा वो R2 माइनस R1 होगा पैरेललोग्राम लॉ से। जिस पे हेड रहता है उसमें से घटाते हैं टेल वाले को। नहीं ये तो मैग्नीट्यूड है। आप देखो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स तीसरा ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे उस पर डिपेंड नहीं करता, उस पर कम बेसी नहीं होगा। और यदि किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो या दो से ज़्यादा लगने वाला फोर्स निकालना है तो हम प्रत्येक पेयर का फोर्स निकाल लेंगे और सबको वेक्टर सम कर देंगे। फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू मल्टीपल ऑब्जेक्ट is vector sum of all forces due to individual objects। यदि मान लो कि एक मास है m1 के कारण भी फोर्स लग रहा है, m2 के कारण लग रहा है, ठीक है। तो मान लो कि इसके कारण F1 लग रहा है और इसके कारण F2 लग रहा है, इसके कारण F3 लग रहा है, इसके कारण F4 लग रहा है। तो F नेट कितना हो जाएगा? F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4। ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल किसको कहते हैं? हॉलो स्फीयर को, जैसा स्फीयर जो अंदर से खाली होता है, ठीक है। तो इसके दो केसेस होते हैं। पहला केस यदि मास आउटसाइड है, if point mass is outside of spherical cell, all masses of
spherical cell is concentrated at center of sphere। यदि पॉइंट मास जिस पे ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है वो स्फेरिकल सेल के बाहर है तो स्फेरिकल सेल का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है। मतलब मान लो स्फेरिकल सेल है ऑफ मास m1 और यहाँ पे पॉइंट मास है m2 और ये है इसका सेंटर, ठीक है। तो इसके सारे मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान लिया जाएगा सेंटर पे और यहाँ से मान लो कि ये डिस्टेंस है r, तो जो फोर्स लगेगा, मान लो ये फोर्स निकालना है हमें, फोर्स 1 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 हो जाएगा Gm1 m2 अपॉन r², क्योंकि सारा का सारा मास सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड माना जाता है यदि दूसरा ऑब्जेक्ट बाहर हो स्फेरिकल सेल के। दूसरा केस, इफ पॉइंट मास इज इनसाइड द स्फेरिकल सेल देन नेट फोर्स ऑन point mass is 0। मतलब यदि स्फेरिकल सेल है ऑफ मास m1 है और यहाँ पे कहीं भी m2 आ गया तो नेट फोर्स ऑन m2 ड्यू टू m1 इज 0। देखो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू तुमको लिखवा चुके हैं 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अब देखो अर्थ का जो शेप है ना, अर्थ का शेप बिल्कुल यूनिफॉर्म स्फेयर की तरह नहीं होता। आउटसाइड पॉइंट के लिए तो इसे सेंटर ऑफ मास पे मान लेते हैं, आउटसाइड पॉइंट के लिए सारे मास को सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अर्थ का जो एक्चुअल शेप है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे हल्का सा चिपटा हुआ है, ठीक है। तो हमें एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के बाहर भी निकालना पड़ेगा और अर्थ के अंदर भी निकालना पड़ेगा। और अर्थ के सरफेस से जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे वहाँ भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज करेगा। तो मैक्सिमम कहाँ होगा? मैक्सिमम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे होगा, ठीक है। तो अब सरफेस भी कई तरीके के हैं, एक है इक्वेटर और एक है पोल। अब भाई हम जानते हैं कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, मतलब फोर्स लगा रही है, तो जहां फोर्स लगेगा वहां एक्सीलरेशन होगा ही होगा। और अर्थ के द्वारा अप्लाई किए गए अर्थ के द्वारा लगाए गए एक्सीलरेशन को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हम स्टडी करेंगे कि अर्थ के सरफेस के ऊपर जाएंगे तो ग्रेविटी कैसे चेंज होगा और अर्थ के सरफेस से नीचे डीप में जाएंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगा, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ। ये हो गई अर्थ, अर्थ का सेंटर। ये हो गया अर्थ का रेडियस और ये पॉइंट हो गया जो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। ऑब्जेक्ट का मास है m, अर्थ का मास है me, मास ऑफ अर्थ। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी निकालते हैं पहले। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी
एफ क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ इंटू स्मॉल एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, क्योंकि फोर्स एम ए होता है, ए से डिवाइड कर दो तो एक्सीलरेशन आ जाएगा, तो फोर्स अपॉन मास, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट डिवाइड करेंगे इसमें, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फंक्शन ऑफ एच होगा। जी लिखने का मतलब कि एच हाइट पे हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, फोर्स जो कि एच का ही फंक्शन था अपॉन में मास, ये फोर्स जो होगा वो एच का फंक्शन है, तो क्या हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर इंटू एम, एम से एम कट गया, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहां से क्या कर लेंगे, आर ई कॉमन ले लेंगे, आर कॉमन ले लेते हैं नीचे से, तो जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर कॉमन हो गया, तो 1 प्लस एच अपॉन आर ए का स्क्वायर। तो एट द सरफेस वैल्यू ऑफ जी एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या होता था, मान लो कि वो जी नॉट है, जी नॉट क्या होता था, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, तो इसीलिए एच हाइट एबो वैल्यू ऑफ जी एट हाइट एच क्या हो जाएगा, जी नॉट इंटू जी नॉट अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, तो जी नॉट इंटू ए 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2। अब ये हो गया बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा, यहाँ पे एच अपॉन आर ई वेरी वेरी लेस देन 1 है, तो बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाई यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन से क्या हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2 ऑलमोस्ट इक्वल टू हो जाएगा। ये जब हम लोग पढ़ेंगे ना बाइनोमियल एक्सपेंशन तो पता चलेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ऑलमोस्ट इक्वल टू इतना हो जाएगा। जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब, तो जी एट हाइट एच अबोव द अर्थ सरफेस क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जी इंटू 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, ये हो जाएगी वैल्यू। अब देखो हाइट एच जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ये क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी और ये क्वांटिटी बड़ी होती जाएगी, तो 1 माइनस बड़ी क्वांटिटी होगी तो टोटल डिफरेंस कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो जी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो जी की वैल्यू और कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे हम हाइट बढ़ता जाएगा वैसे जी की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। किस फैक्टर से, एज हाइट increases above the earth surface, then value of G decreases by factor कितना, 1 माइनस 2h बाई आर ई, इस फैक्टर से कम हो जाएगा। वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ d फ्रॉम अर्थ सरफेस
अर्थ के सरफेस, ये मान लो सेंटर है, और अर्थ के सरफेस से डी डेप्थ नीचे यदि हम एक सरफेस लेते हैं, डी डेप्थ नीचे सरफेस लेते हैं, तो ये भी स्फीयर होगा। तो इस स्फीयर पे, मतलब स्फीयर के किसी पॉइंट पे क्या होगा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये पूरा का पूरा रेडियस ऑफ अर्थ है। तो डी डेप्थ नीचे, तो इस छोटे वाले स्फीयर का रेडियस कितना हो जाएगा, यदि हम इसके रेडियस की बात करें तो यह हो जाएगा आर ई माइनस डी, आर ई माइनस डी इसका रेडियस हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी अर्थ के सरफेस के अंदर किसी भी पॉइंट पे, स्फेरिकल सेल का हम लोग पढ़े कहानी कि अंदर एक्सीलरेशन 0 होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स 0 होता है। तो ये बड़े वाले स्फीयर के कारण, ये बड़े वाले मास के कारण, ये बाहर के मास के कारण इस पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, कोई भी एक्सीलरेशन नहीं होगा इस पॉइंट पे। तो किस फोर्स के कारण होगा, किस मास के कारण होगा, तो ये छोटे वाले स्फीयर के कारण होगा। ठीक है, तो छोटे वाले स्फीयर के कारण यहां पर कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, फिर हम मास से डिवाइड करेंगे तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आ जाएगा। तो हमें ये पहले सोच लेना है कि बड़े वाले के कारण कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, उसमें से छोटा सा स्फीयर है जिसकी रेडियस आर ई माइनस डी है, उस स्फीयर के कारण हम क्या निकालेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पे एक लोचा है कि टोटल अर्थ का मास तो हम मास ऑफ अर्थ मान लेते हैं, टोटल रेडियस को हम आर ई मान लेते हैं। तो रेडियस को हमने कैलकुलेट कर लिया, मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये छोटे से स्फीयर का टोटल मास कितना है एम ई, और टोटल वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये टोटल डेंसिटी कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ अर्थ क्या हो जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ए क्यूब। अब जब डेंसिटी हमें मिल गया, तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसमें जितने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे उस वॉल्यूम का हमें मास मिल जाएगा। ठीक है, तो यदि हमें छोटे से स्फीयर का मास चाहिए, हमें मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना है, मास ऑफ अर्थ अपॉन 4/3 पाई आर ए क्यूब, आई इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल क्यूब। तो 4/3 पाई कैंसिल, मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर कितना हुआ, मास ऑफ अर्थ इंटू आर ई माइनस डी का होल क्यूब अपॉन आर ई का क्यूब। तो क्या हो गया, आप फोर्स निकालेंगे अब, तो फोर्स एट डेप्थ डी, डेप्थ डी का फंक्शन होगा ये। तो क्या हो जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो जी इंटू मास ऑफ स्मॉलर स्फीयर इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में स्मॉलर स्फीयर का रेडियस आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ये हमें क्या मिला, फोर्स। तो जी इंटू एम ई, स्मॉलर स्फीयर का वैल्यू रख लो, इंटू स्मॉलर मतलब मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटू ये फैक्टर लिख लो आर ई माइनस डी का होल क्यूब, आर ई का क्यूब, फिर क्या है आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा। फाइनली हमारे पास क्या बचा, जी एम ई मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू आर ई माइनस डी
अपॉन आर ई का क्यूब। तो अब एक्सीलरेशन कितना होगा? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी क्या हो जाएगा? फोर्स एट डेप्थ डी अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगा ये? जी एम ई इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू आर ई माइनस डी अपॉन में आर ई का क्यूब। क्लियर है बात? तो और इंटू एम, तो एम से एम कैंसिल। क्लियर है बात? देखना ध्यान से, यहाँ बाइनोमियल नहीं लगेगा। जी मास ऑफ अर्थ इंटू इसमें से आर ई कॉमन ले लो। क्या ले लो? आर ई कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी अपॉन आर ई। क्लियर है बात? अपॉन ये क्या बचेगा? आर ई का क्यूब। तो एक आर ई से एक स्क्वायर हो जाएगा ये। क्लियर है बात? हाँ, तो ये इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू फैक्टर क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी बाई आर ई जी नॉट, मतलब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ टू माइनस डी बाई आर ई। फिर से वही बात, डेप्थ जितना बढ़ेगा तो वह डेप्थ बाई आर ई की वैल्यू बढ़ेगी। फिर 1 माइनस होगा तो यह टोटल डिक्रीज हो जाएगा। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होगा जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे हम सरफेस के नीचे जाएंगे तो भी डी की वैल्यू घटती जाएगी। क्लियर है? जी की वैल्यू लगभग 0 मानी जाती है। कहाँ? सेंटर पे, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो एज वी गो इन डेप्थ ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी decreases by factor 1 minus d upon re। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे और उसके भी पहले दो टाइप के फोर्सेस के बारे में समझेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले आ गया कंजर्वेटिव फोर्स। ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उसे कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में आ गया स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इसके द्वारा किया गया वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये पढ़ना है 11th में 12th में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क डन अगेंस्ट any conservative force by any particle, any object is stored as potential energy in that object। तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स ये सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। मतलब कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट कोई वर्क डन किया गया तो वो सेव हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी इन दैट ऑब्जेक्ट जो कि अगेंस्ट में वर्क डन कर रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख लो। एनर्जी गेन्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, कॉन्फ़िगरेशन और ओरिएंटेशन
is called potential energy. पोटेंशियल एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज होने के कारण या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने के कारण या ओरिएंटेशन में चेंज होने के कारण यदि उसके पास एनर्जी आती है तो वैसी एनर्जी को हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन में चेंज होने के कारण, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को इतनी हाइट से ऊपर उठाया, जैसे मान लो कि यह ग्राउंड है, किसी ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया फाइनल पोजीशन, तो इसमें एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। पोजीशन में चेंज होने के कारण एनर्जी आया है ये, इसलिए इसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। यदि कोई स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ इतना पे है और हमने स्प्रिंग को एक्सटेंड कर दिया तो ये कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया। तो देखो ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ था पोजीशन 1 पर और पोजीशन 2 पर गया और इस कारण से इस ऑब्जेक्ट में एनर्जी आ गई, तो इसीलिए इसे पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। चेंज इन पोजीशन के कारण एनर्जी आई है, ठीक है। ये स्प्रिंग पहले नेचुरल लेंथ में था, नॉर्मल सिचुएशन में था, नॉर्मल लेंथ में था, लेकिन अब एक्सटेंशन हो गया। एक्सटेंशन हो गया तो एक्स डिस्टेंस ये आगे चला गया, तो इसमें एक एनर्जी आ गई जिसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के कारण यह एनर्जी आ गई। इधर एरो को फायर करेंगे तो रस्सी को खींचने से ही क्या आ गया, इसमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया ना, ओरिएंटेशन चेंज हो गया। तो इसको क्या कहेंगे कि इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई, मतलब जैसे ही इसको छोड़ेंगे तीर बहुत तेजी से निकलेगा, समझ आया। तो कहने का मतलब है कि किसी भी ऑब्जेक्ट में पोजीशन में चेंज के कारण, ओरिएंटेशन में चेंज के कारण या कॉन्फ़िगरेशन में चेंज के कारण कोई एनर्जी आती है तो उस एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब ये कितनी होती है, तो ये कंजर्वेटिव फोर्स के ही केस में होती है। ये या तो ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में होगा, या स्प्रिंग फोर्स के केस में होगा, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में होगा। अब जो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाती है उस फोर्स को कहते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक कंजर्वेटिव फोर्स है। इसीलिए कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है अगेंस्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी तो वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में सेव हो जाता है। तो जितना वर्क डन होगा उतना पोटेंशियल एनर्जी उसमें सेव हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी at any point at distance r from center of earth। मान लो कि ये अर्थ है और ये सेंटर है। इस सेंटर से r डिस्टेंस पर हम कोई ऑब्जेक्ट लाते हैं। ये मास है m, कैपिटल M, मास ऑफ अर्थ, और ये है स्मॉल m। इस सब्जेक्ट को कहाँ से लाए हैं? इस सब्जेक्ट को लाए हैं इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाता है। उस ऑब्जेक्ट को लाए हैं r डिस्टेंस पे, तो इन्फिनिटी हो गया लोअर लिमिट। इन्फिनिटी हो जाएगा जब इंटीग्रेशन करेंगे तो लोअर लिमिट, और ये r हो जाएगा अपर लिमिट। लेकिन इंटीग्रेशन करने के लिए हम एक इंटरमीडिएट सिचुएशन लेते हैं। क्या लेते हैं? इंटरमीडिएट सिचुएशन। कि मान लो कि वो यहाँ से x डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पर है सेंटर से ऑब्जेक्ट, इंटरमीडिएट सिचुएशन के लिए, इंटीग्रेशन के लिए, और इसको dx डिस्टेंस ले जाया गया अर्थ की तरफ। तो कितना वर्क डन होगा, उस छोटे से वर्क डन को इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा वर्क डन आ जाएगा। तो मान लो कि यहां पे वर्क डन होगा dw। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? यदि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करते हैं, मान लो कि कोई एक्स्ट्रा एजेंट है जो कि फोर्स लगा रहा है अपना, जो कि ग्रेविटेशनल, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के ठीक उल्टा है, मैग्नीट्यूड में बराबर है, डायरेक्शन में उल्टा है, तो dw कितना हो जाएगा? हमें एक्सटर्नल एजेंसी द्वारा
वर्क डन निकालना है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के ठीक उल्टा हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ इंटू डी आर डी एक्स, माइनस एफ इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन। पोटेंशियल एनर्जी होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में कोई एक्सटर्नल एजेंसी फोर्स लगा रही है जो कि मैग्नीट्यूड में इक्वल है ग्रेविटी के, लेकिन डायरेक्शन में ठीक उल्टा है। तो डिस्प्लेसमेंट और उस एक्सटर्नल एजेंसी के फोर्स में 180 डिग्री का एंगल होगा। तो 180 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क डन निगेटिव हो जाएगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है। और फोर्स cos 180 हो जाएगा ना, तो cos 180 हो जाएगा तो -1 हो जाएगा, क्योंकि वर्क डन क्या होता है, एफ डॉट एक्स डॉट कॉस थीटा, एफ एक्स कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो cos 180 हो जाएगा तो ये माइनस एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन फोर्स की वैल्यू बताओ। फोर्स इस पॉइंट पे, एक्स पॉइंट पे कितना फोर्स लगेगा, जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जी अपॉन एक्स स्क्वायर। अरे डिस्टेंस एक्स लिया हमने इंटरमीडिएट का, डॉट डी एक्स। तो ये हो गया वर्क। लोअर लिमिट कहां से, इन्फिनिटी से आर तक, इन्फिनिटी से ले गए हैं आर तक ले गए हैं। एक्स तो इंटरमीडिएट लिया है हमने वेरिएबल करने के लिए, वेरिएबल दिखाने के लिए। तो फिर से एक बार देख लो, वर्क डन जो होगा वो डी डब्ल्यू मतलब छोटे वर्क डन का इंटीग्रेशन होगा। कहां से कहां, इन्फिनिटी से आर। तो इन्फिनिटी से आर तक डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी एक्स, माइनस में होगा क्योंकि इनके बीच में एंगल 180 होगा। तो अब एफ की वैल्यू रख दिया, डी एक्स रख दिया और माइनस टू आर। अब इंटीग्रेट करेंगे, माइनस जी एम मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू आर एक्स टू द पावर -2 डी एक्स, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 इन्फिनिटी से आर, माइनस जी एम ई एम, ये क्या हो जाएगा, -1/x इन्फिनिटी टू आर, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले अपर लिमिट रखो, -1/r, अब माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1/∞। तो 1/∞ क्या हो जाएगा, 0। माइनस जी -1/r प्लस 0 माइनस जी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी जो होता है माइनस इंटू वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर। ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। कि कोई ऑब्जेक्ट है, यह हो गई अर्थ, मान लो कि केस 2, यह हो गई अर्थ, कोई ऑब्जेक्ट है R1 पर, ठीक है, इनिशियली m मास का, और ये फाइनली चला गया R2 पर, वही ऑब्जेक्ट है, वही मास है, R2 पर चला गया। तो फाइनली क्या करेंगे हम, वैसे ही इंटीग्रेशन लिखेंगे, लोअर लिमिट हो जाएगा R1, R1 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट, और ये क्या हो जाएगा R2 अपर लिमिट हो जाएगा, और फिर वैसे ही इंटीग्रेट कर देंगे सेम टू सेम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल
पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। ग्रेविटेशनल, देखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को हम कैपिटल V से दिखाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना था, माइनस जी मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर इंटू 1 अपॉन मास ऑफ ऑब्जेक्ट। मास ऑफ ऑब्जेक्ट कट गया, माइनस जी एम ई अपॉन आर हो जाएगा पोटेंशियल। देखो स्केप स्पीड, जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो वापस अर्थ पर आ जाता है, लेकिन एक ऐसी भी स्पीड होती है जिससे कि हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकें तो वो कभी भी वापस नहीं आएगी। उस स्पीड को हम कहते हैं स्केप स्पीड। ऐसी स्पीड जिससे कि किसी भी एंगल पर फेंको, यदि उतने स्पीड पर फेंकोगे तो वापस अर्थ पर लौट के वो चीज नहीं आएगी, उस स्पीड को हम कहते हैं स्केप स्पीड। तो किसी भी मोशन को एनालिसिस करने के दो तरीके होते हैं, एक फोर्स मेथड और एक एनर्जी मेथड। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से हम पता करेंगे कि अर्थ की स्केप स्पीड कितनी है। तो जो ऑब्जेक्ट हमारे अर्थ पे वापस नहीं आ रही है, हम उसको क्या मान के चलेंगे कि वो इंफिनिटी पे चली गई, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, 0। स्केप स्पीड कितनी है, ठीक है। तो दो जगह हम एनर्जी निकालेंगे, दो जगह हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, एक एट इंफिनिटी, एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, 0। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। जितनी स्पीड होगी उसके पास उतनी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल एनर्जी कितना हो गया उसके पास, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, तो कितना हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। एट अ डिस्टेंस आर ई प्लस एच फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ से आर ई प्लस एच पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच, यह हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, निगेटिव में होता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी बाई 2 और मॉड लगा दो, मतलब पॉजिटिव में होता है। और टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस पोटेंशियल एनर्जी बाई 2, हाफ एम स्केप स्पीड का स्क्वायर, स्केप स्पीड मान लिया इसको, ठीक है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे हम, टोटल एनर्जी कितना आया, टोटल एनर्जी कितना आया, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पहले काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है तो पहले इसको लिख लो, हाफ एम वी ई का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच, ठीक है। तो बाय प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन 0 है, मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रहा है, वर्क डन यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा 0 है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इन फर्स्ट सिचुएशन, मैकेनिकल एनर्जी को टोटल एनर्जी कहते हैं तो टोटल एनर्जी ही लिख लो, मैकेनिकल एनर्जी और टोटल एनर्जी सेम है। तो टोटल एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकेंड केस, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इन फर्स्ट केस इक्वल टू टोटल एनर्जी इन सेकेंड केस, तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू हाफ एम वी ऑफ स्केप का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच। क्लियर है जी। अब ध्यान से सुनना,
हाफ mv स्क्वायर, हाफ पॉजिटिव, मास पॉजिटिव और v स्क्वायर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गई। ठीक है, यही पे ध्यान से सुनना। तो पॉजिटिव क्वांटिटी कभी भी पॉजिटिव क्वांटिटी के ही बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा इसको, मतलब कि हाफ m स्केप स्पीड का स्क्वायर माइनस जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, पॉजिटिव होगा तभी तो दोनों बराबर होंगे। तो यहां से यहां का एजम्पशन जो है ये याद रखना है। ठीक है, इसके बाद देखो स्केप स्पीड जितना ज्यादा होगा इसकी वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। तो हम ज्यादा स्केप स्पीड पे क्यों फेंकेंगे? हम मतलब वेलोसिटी जितना ज्यादा होगा ये क्वांटिटी उतनी ही ज्यादा होगी। तो हम चाहेंगे कि कम से कम उतना स्पीड लिया जाए कि वो क्या हो जाए, अर्थ का ग्रेविटेशन पार कर जाए। फॉर स्केप स्पीड ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर। स्केप स्पीड उसी को कहते हैं कि वो मिनिमम स्पीड जिस पर फेंकने से वो कभी वापस नहीं आए। तो मिनिमम या तो ज्यादा होगा या बराबर होगा, तो मिनिमम बराबर ही होगा ना 0 के। तो हम उतना ही वेलोसिटी लेंगे जिससे कि ये क्वांटिटी बराबर आ जाएगी, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच इक्वल्स टू 0। तो स्केप स्पीड का स्क्वायर फाइनली कितना आया, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन आर ई प्लस एच, और ये 2 इधर डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई, और मास मल्टीप्लाई था इधर आके डिवाइड, तो ये मास मास कट गए। ठीक है, तो स्केप स्पीड कितना आया फाइनली, रूट अंडर 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ए प्लस एच। ठीक है, अब यदि ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से फेंका गया, इफ ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टेड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ के सरफेस से फेंका जाएगा तो आर ई प्लस एच क्या हो जाएगा, आर ई हो जाएगा। ठीक है, यहां पर एच को 0 मान लेंगे क्योंकि एच क्या है, अर्थ के सरफेस से हाइट है, तो ज्यादा हाइट प्लेनिंग हम अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हैं उसको। ठीक है, तो स्केप स्पीड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2g मास ऑफ अर्थ अपॉन आर ई। क्लियर है? इन सबकी वैल्यू रखने पर कितना आएगा कट के, अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। आंसर ये आया इसका स्पीड, अर्थ का स्केप स्पीड लिख लो। तो ऐसे ही बनेगा मून का भी। अर्थ सैटेलाइट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। अर्थ सैटेलाइट वो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट होते हैं जो अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, दो तरीके की सैटेलाइट होती है। तो नेचुरल सैटेलाइट में तो हमारा मून हो गया, और आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम लोग यहां से भेजते हैं ताकि हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम और टेक्निकली हाई हो सके और आसान हो सके। तो सैटेलाइट का जो मोशन है वो वेरी सिमिलर टू प्लेनेटरी मोशन होता है, इसीलिए केपलर्स लॉ इसमें भी लागू होता है। कहीं कहीं एजम्पशन लेना पड़ता है, जैसे जो प्लेनेट है वो सन के चारों तरफ इलिप्टिकल पाथ पे चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं, लेकिन सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे चक्कर लगाते हैं। मून केवल एक ही नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और इसका टाइम पीरियड होता है 27.3 डेज। 27.3 डेज में वो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगा लेता है। यही टाइम इसके अपने एक्सिस पर भी रोटेट करने का है। मतलब जितना देर में मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उतना ही देर में ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। इसीलिए हमें मून का केवल एक ही फेस देखने को मिलता है, हमेशा एक ही साइड देखने को मिलता है हमेशा। 1957 के आते आते सबकी टेक्नोलॉजी एडवांस होने लगी। सारे देश अपना अपना आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ भेजने लगे प्रैक्टिकल यूजेस के लिए, अपने टेली कम्युनिकेशन सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए, अपने जियो फिजिक्स को ग्रोथ करने के लिए, अपनी मेट्रोलॉजिकल सिस्टम को ग्रोथ करने के लिए। समझ में आया? अब आदमी तो हर जगह जा नहीं सकता, आदमी
समुंदर में भी हर जगह जा नहीं सकता, लेकिन सैटेलाइट हमें फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। हम लोग मान के चलेंगे कि जो सैटेलाइट का जो पाथ होता है वो सर्कुलर होता है, ठीक है, प्योर सर्कुलर होता है। और कितने डिस्टेंस पे है सैटेलाइट? RE + H, अर्थ के सरफेस से RE + H डिस्टेंस पे सैटेलाइट है फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, जहाँ RE क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, और M क्या है? मास ऑफ द सैटेलाइट, और V इसका स्पीड है। तो सबसे पहले हम सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे। किसी भी कोई भी चीज़ सर्कल पे घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? mv² बाई r। कितना है इसका डिस्टेंस? कितना है? RE + H। क्लियर है ना सेंट्रीपिटल फोर्स? अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर के टुवार्ड्स डायरेक्टेड होता है, ठीक है, सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होता है, इसीलिए इसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं या सेंट्रल फोर्स, ठीक है। अब ये कौन प्रोवाइड करता है? तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करता है बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट। तो अर्थ का क्या है मास? me, और सैटेलाइट का m, तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स? Gm/RE + H का होल स्क्वायर। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा? Gm/RE + H का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब देखो ये दोनों फोर्स एक ही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशन यही प्रोवाइड कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो mv² /RE + H Gm/RE + H का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कट गया, ये कट गया, m से m कट गया। क्लियर है? v² हो जाएगा Gme/RE + H। तो v कितना हो जाएगा? √Gme/RE + H। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि h की यदि वैल्यू बढ़ाएंगे तो v की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्लियर है? यदि हम h की वैल्यू बढ़ाते हैं तो v हमारा क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू h है। क्लियर है? तो h बढ़ाएंगे तो v कम होगा। इफ सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ, यदि सैटेलाइट अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है देन h को हम क्या मान सकते हैं? 0। v² क्या हो जाएगा? G मास ऑफ अर्थ अपॉन RE, ठीक है। G की वैल्यू कितनी होती है? Gm/RE²। पर भी RE से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी RE से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? G मास ऑफ अर्थ अपॉन RE का स्क्वायर, ठीक है, इंटू RE। तो E वैल्यू कितनी होती है? यह स्मॉल g होती है, तो यह हो जाएगा GRE। v² इतना हो जाएगा, ठीक है। देखो टाइम पीरियड निकालेंगे, ठीक है। सैटेलाइट जो है सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है। स्पीड कितना है? v। मास कितना है? m। तो ये एक चक्कर जितना देर में पूरा करेगी उसी को हम क्या कहेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस, तो टाइम पीरियड को टाइम पीरियड हो गया टाइम। डिस्टेंस कितना हो गया? 2πr होता है ना एक चक्कर का, तो 2πRE + H हो जाएगा। अपॉन में स्पीड हो गया v। अभी की वैल्यू रख दो 2πRE + H Gme, तो ये ऊपर चला जाएगा अपॉन RE + H। क्लियर है? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। पहले थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। 2πRE + H, ठीक है, का पावर 3/2 हो जाएगा ये, क्योंकि 1 पहले से है और 1/2 ये ऐड हो जाएगा। रूट का मतलब 1/2 होता है। अपॉन रूट अंडर क्या हो जाएगा? Gme,
ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्लियर है। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 पाई स्क्वायर आर ए प्लस एच का क्यूब अपॉन जी एम ए। तो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, एम ई कांस्टेंट, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर ई प्लस एच का होल क्यूब। यही होता है केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड, केपलर्स लॉ ऑफ पीरियड मतलब केपलर्स थर्ड लॉ या केपलर्स थर्ड लॉ, इसी को कहते हैं। क्लियर है। तो कहने का मतलब है कि सर्कुलर पे घूम रहा है लेकिन केपलर्स के कुछ कुछ लॉ को ये फॉलो करता है। ठीक है, देखो तो टाइम पीरियड कितना है, t इक्वल्स टू 2 पाई ब्रैकेट में आर ई प्लस एच का पावर 3/2 अपॉन रूट अंडर जी एम ई। अब यदि सैटेलाइट अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है, आप देखो, इफ सैटेलाइट इज वेरी नियर टू अर्थ, यदि सैटेलाइट अर्थ के ज़्यादा नज़दीक है तो एच 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो फिर टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई आर ई का पावर 3/2 रूट अंडर जी एम ई, 2 पाई रूट अंडर आर ई, और एक आर ई को नीचे भेज दो, रूट अंडर जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर। ठीक है, तो 2 पाई रूट अंडर आर ई अपॉन ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर जी। तो देखो यहाँ पर 2 पाई नंबर है, आर ई कॉन्स्टेंट है और जी कॉन्स्टेंट है। हियर यहाँ वैल्यू रख देंगे, आर ई के वैल्यू कितना रखेंगे, रेडियस ऑफ अर्थ आर ई 6400 किलोमीटर होता है, तो आर ई की वैल्यू 6400 किलोमीटर और जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सब की वैल्यू रखेंगे तो टाइम पीरियड मान लो 2 पाई रूट अंडर आर ए बाई जी, तो इसमें सारा का सारा वैल्यू रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 85 मिनट्स। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, मान लो कि मास है, मास ऑफ सैटेलाइट कितना है, m, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम बी स्क्वायर। ठीक है, और हाफ एम बी स्क्वायर होगा तो अब ये पोटेंशियल एनर्जी का आधा होता है और मैग्नीट्यूड पॉजिटिव हो जाता है, तो कितना हो जाएगा, जी मास ऑफ अर्थ मास ऑफ सैटेलाइट अपॉन आर ई प्लस एच, ये माइनस में होता है पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन इसके अपॉन में 2 लगा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड पोटेंशियल का आधा होता है। ठीक है, तो जी एम एम अपॉन 2 आर ई प्लस एच। पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, माइनस जी एम ए एम अपॉन आर ई प्लस एच। तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा, टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितना है, जी एम ई एम अपॉन 2 इंटू आर ई प्लस एच। तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस जी एम ए एम अपॉन 2 आर ए प्लस एच, क्योंकि आधा घटा दिया तो आधा ही बचेगा ना। तो टोटल एनर्जी इसका नेगेटिव होता है, यह याद रखना। कि पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव में क्यों लिखते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पर 0 होता है। तो इन्फिनिटी पर 0 होता है तो एट ए डिस्टेंस कोई भी हो, कितना भी डिस्टेंस हो,
वो नेगेटिव ही रहता है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिटी पे क्या होता है, 0। अब इन्फिनिटी से आगे तो जा नहीं सकता पॉजिटिव होने के लिए, इन्फिनिटी से नजदीक ही आएगा, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है। व्हेन द ऑर्बिट ऑफ सैटेलाइट बिकम इलिप्टिक बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वैरी पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन फिर भी टोटल एनर्जी निकालेंगे, मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो वो इतना ही आएगा जितना अभी हमने निकाला था, वो सेम रहेगा। क्लियर है? टोटल एनर्जी कभी वैरी नहीं करेगा। टोटल एनर्जी यदि पॉजिटिव हो जाए या 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सैटेलाइट या ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया, एस्केप कर गया ऑर्बिट को। सैटेलाइट कभी भी अर्थ से एक फिक्स दूरी पे होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता है, क्योंकि उसे जिस चीज़ के लिए भेजा गया है, इंफॉर्मेशन देने के लिए, मौसम का और ज्योग्राफी का, वो ज़्यादा ऊपर नहीं बता सकते। क्लियर है? ज़्यादा ऊपर सैटेलाइट रहेगी तो नहीं बता सकती, तो वो एक फिक्स डिस्टेंस पे होता है, इंफिनिटी पे नहीं जाता। ठीक है? तो सैटेलाइट हमेशा एक फाइनाइट डिस्टेंस पे रहता है अर्थ से, इसीलिए देयर एनर्जी कैन नॉट बी पॉजिटिव और 0। उसकी एनर्जी कभी पॉजिटिव या 0 नहीं हो सकती, हमेशा निगेटिव ही रहेगी। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? अर्थ अपने एक्सिस पर कितने घंटे में रोटेट करती है? 24 घंटे में, इसीलिए 24 घंटे को एक दिन कहते हैं। तो यहां पर अर्थ का टाइम पीरियड, अर्थ अपने एक्सिस पर 24 घंटे में रोटेट करती है। यदि सैटेलाइट का टाइम पीरियड 24 घंटा हो गया, अर्थ के चारों तरफ 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, तो हमेशा सैटेलाइट अर्थ के किसी भी फिक्स पॉइंट से हमेशा वही दिखेगा। जैसे जो इंडिया का सैटेलाइट है वो हमेशा इंडिया के ऊपर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि अर्थ भी 24 घंटे में घूम रही है अपनी एक्सिस पे, और सैटेलाइट भी उसको 24 घंटे में घूम रहा है एक टाइम पीरियड। तो हमेशा सैटेलाइट अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी दिखता है। तो ऐसे सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, क्योंकि वो स्टेशनरी दिखता है, ऐसा नहीं लगता है कि वो मूव कर रहा है। और ऐसा ही सैटेलाइट टीवी ब्रॉडकास्टिंग या कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करता है। एक चीज पता करते हैं कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पे होते हैं। तो टाइम पीरियड वाला जो फॉर्मूला था उससे हम अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस निकालेंगे। तो RE + H = फॉर्मूले में जब हम वैल्यू रखेंगे टाइम पीरियड के फॉर्मूले में, तो सॉल्व करने के बाद, मतलब टाइम की वैल्यू रख दिया हमने, टाइम पीरियड की 24 आवर्स, एंड RE की वैल्यू 6400 किलोमीटर्स, सबको ऐसा यूनिट में चेंज कर लिया, मास ऑफ अर्थ रख दिया, वैल्यू G की वैल्यू रख दिया। सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद H की वैल्यू आती है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए कितना? 35,800 किलोमीटर, जो कि अर्थ के रेडियस से बहुत ज़्यादा है। अर्थ के रेडियस से बहुत ज़्यादा है कि ऐसा सैटेलाइट जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है, चलता है, और उसका टाइम पीरियड 24 आवर्स है और इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है, तो उस सैटेलाइट को हम जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं, क्योंकि वो अर्थ से स्टेशनरी दिखता है। और ऐसे सैटेलाइट को भेजने के लिए बहुत ही पावरफुल रॉकेट की जरूरत होती है, इतनी हाइट पे भेजने के लिए। और फिर भी क्यों भेजते हैं? क्योंकि बहुत ज्यादा फायदा होता है, बहुत ज्यादा इनका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का। क्लियर है? ये देखो, ये अर्थ है यदि, तो ये जो हॉरिजॉन्टल सर्कल दिख रहा है ये इक्वेटोरियल प्लेन है, ठीक है, और जो वर्टिकल सर्कल दिख रहा है वो पोलर प्लेन है। क्लियर है? तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमती है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के यूजेस क्या क्या है? इट इज नोन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अबव अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी आर नॉट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम आयोनोस्फीयर। कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है कुछ सर्टेन फ्रीक्वेंसी की, जो आयोनोस्फीयर से अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं होती है। रेडियो वेव तो आयोनोस्फीयर से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 2 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज होती है, जो कि क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से कम है। जिसकी फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी से ऊपर होगी वो अपने आप आयोनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो रेडियो वेव को रिसीव कैसे करते हैं? तो जहां डायरेक्ट वेव को नहीं भेजा जा सकता है वहां भी रेडियो वेव चली जाती है, एक सिंपल सा एंटीना उन्हें रिसीव कर लेता है, क्योंकि आयोनोस्फीयर से ये रिफ्लेक्ट हो जाती है।
Waves used in television broadcast or other form of communication have much higher frequency and thus cannot be received beyond the line of sight. रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी क्रिटिकल रेंज से कम है तो आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन टेलीविजन वेव की फ्रीक्वेंसी या उसके सिमिलर और भी कई फ्रीक्वेंसी है जिनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई रेंज की है, क्रिटिकल से तो बहुत ज़्यादा है, तो वो आयनोस्फीयर से अपने आप रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो ऐसे ही फ्रीक्वेंसी के लिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट चाहिए। जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है इसके ठीक ऊपर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होता है, कैन हाउ एवर रिसीव दिस सिग्नल एंड ब्रॉडकास्ट देम बैक टू द वाइड रेंज ऑन द अर्थ। The INSAT group of satellites sent by India are one such group of geostationary satellite widely used for telecommunication in India. INSAT एक ऐसा ही ग्रुप ऑफ सैटेलाइट है जो कि टेलीकम्युनिकेशन में हेल्प करता है। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहाँ होता है? जो ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन है जिसकी बातें हमें ब्रॉडकास्ट करनी है उसके ठीक ऊपर होता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वहाँ सिग्नल भेजते हैं सैटेलाइट के पास और वापस अर्थ में भेजता है पूरा डाइवर्स करके, तो कोई भी एंटीना से उसे रिसीव करके यूज कर सकता है। इतने सारे चैनल्स हैं पूछो मत। तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, सैटेलाइट भी बहुत ज़्यादा भेजे गए हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बहुत हाइट पे होते हैं, अभी हमने निकाला, क्लियर है। लेकिन अनदर क्लास ऑफ सैटेलाइट जो कि पोलर और सर्कल में घूमती है, पोलर ऑर्बिट में घूमती है, उसे पोलर सैटेलाइट कहते हैं। पोलर सर्कल क्या होता है? नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है। इनकी हाइट बहुत कम होती है, ये अर्थ के सरफेस से उतना ज़्यादा ऊपर नहीं होते हैं जितना जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होती है। इनका अल्टीट्यूड ऑलमोस्ट 500 to 800 किलोमीटर होता है, क्लियर है। बट दे गो अराउंड द पोल ऑफ द अर्थ इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ये मूव करते रहते हैं, नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में पोलर सैटेलाइट मूव करती है। वेयर एज अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, अर्थ किधर से किधर घूमती है? ईस्ट से वेस्ट की ओर, और पोलर सैटेलाइट नॉर्थ से साउथ की ओर। सिंस इट्स टाइम पीरियड इज अराउंड 100 मिनट्स, पोलर सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना होता है? 100 मिनट, देखो। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड कितना था? 24 आवर्स, क्लियर है। तो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड भी है उसका। तो इट क्रॉसेस एनी अल्टीट्यूड मेनी टाइम्स इन अ डे, ठीक है। वो एक अल्टीट्यूड को बहुत बार क्रॉस कर लेता है। अल्टीट्यूड समझ में आता है ना, इक्वेटर के पैरेलल बहुत सारी लाइन खींची रहती है, तो एक अल्टीट्यूड को बहुत बार एक ही दिन में क्रॉस कर लेता है, तो इसलिए ये ज़्यादा अपडेट दे सकता है हर चीज़ का। तो इसका देखेंगे यूजेज क्या है। इसके यूजेज वही होंगे जो हर दिन में अपडेट चाहिए बहुत ज़्यादा। ये सैटेलाइट बहुत ही क्लोज डिस्टेंस है और गुड रिजोल्यूशन के साथ देख सकते हैं अर्थ को, इसीलिए रिमोट सेंसिंग कोई कहाँ है कोई कहाँ है, वो दूर दराज की एरिया का भी हमें मिल जाता है इन्फॉर्मेशन। मेटलर्जी कहाँ पे कौन सा चीज़ पाया जाता है, कहाँ पे आयरन है, कहाँ पे गोल्ड है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। और कहाँ पे मौसम खराब होगा, कहाँ पे मौसम अच्छा होगा, कहाँ पे सुनामी आने वाली है, कब तक सुनामी आ सकती है, ये सारा सिचुएशन हम तुरंत जान जाते हैं। इसीलिए आज के डेट में पहले ही जगह खाली करा ली जाती है जहाँ टाइड्स या सुनामी आने वाली होती है, ठीक है। देखो ये एक एलिवेटर है, लिफ्ट है, और कोई आदमी वेटिंग मशीन पे खड़ा है। इसमें जो लिफ्ट है, एलिवेटर है, वो रेस्ट में है। इसमें एलिवेटर अपवर्ड मोशन कर रहा है और इसमें लिफ्ट डाउनवर्ड मोशन कर रहा है। तो इसमें एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, इसमें एक्सीलरेशन ऊपर की ओर होगा और इसमें एक्सीलरेशन नीचे की ओर होगा। तो जो वेटिंग मशीन है इसमें जी इफेक्टिव, देखो जितना एक्चुअल में हम वेट फील करते हैं, क्यों वेट फील करते हैं? क्योंकि जितना हम वेट हमें खींचता है, अर्थ खींचती है हमें, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन इस लिफ्ट का सरफेस हमें ऊपर की ओर देता है। तो हम फुल महसूस करते हैं अपने वेट को। तो इसमें जो जी इफेक्टिव है, मतलब जितना हम फील करेंगे, महसूस करेंगे अपने वेट को, वो जी के बराबर, मतलब टोटल वेट महसूस करेंगे, क्लियर है। लेकिन अपवर्ड में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? जी प्लस ए के बराबर, मतलब जितना वेट है हमारा उससे थोड़ा ज्यादा ही वेट महसूस करेंगे, तो फिर भी ठीक है, हमारा वेटिंग मशीन ज्यादा रीडिंग बताएगा। लेकिन डाउनवर्ड मोशन में जी इफेक्टिव हो जाता है जी माइनस ए। तो जितना जी हमें महसूस करना चाहिए था, जितना वेट हमें महसूस करना चाहिए था, उससे भी कम वेट हम महसूस करते हैं। इसीलिए इसी कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं, वेटलेसनेस। समझ आया? मतलब लेस वेट महसूस किया हमने, क्लियर है बात।
तो इस तरीके से अब मान लो कि कोई फ्री फॉल मोशन कर रहा है, ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो वो तो वेट ही महसूस नहीं करेगा बिल्कुल ही। समझ में आया? वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्टेड। वेट मतलब होता क्या है? वो फोर्स जिससे कि अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। क्लियर है? When we stand on the surface, since surface exert a force opposite to our weight to keep us at rest. यदि हम किसी भी सरफेस पे खड़े हैं तो अर्थ तो हमें खींच ही रही है, लेकिन उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में वो सरफेस हमें फोर्स लगा रहा है जिससे कि हम रेस्ट में रहते हैं। क्लियर है? तो उसी फोर्स के कारण हम अपना वेट महसूस करते हैं। The same principle hold good when we measure the weight of an object by a spring balance hang from the fixed point, that is the ceiling. स्प्रिंग बैलेंस जो टंकी हम लोग जो आता है ना एलपीजी गैस की टंकी, तो हम लोग क्या करते हैं, एक स्प्रिंग बैलेंस ऊपर लटका दिया, उस पर टंकी लटका दिया, हम मेजर करते हैं कि कितना वेट है इसका। एक्चुअल में क्या मेजर करते हैं? एक्चुअल में टंकी को अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उसके अपोजिट डायरेक्शन में स्प्रिंग ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा। तो स्प्रिंग जितना ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, जितना एक्सटेंशन होगा उसका, वो रीडिंग बताएगा उसके अनुसार। समझ में आया? अर्थ तो अपनी तरफ खींचेगी ही खींचेगी, स्प्रिंग जितना अपोजिट फोर्स लगाएगा वो वेट असली कैलकुलेट करता है। क्लियर है? तो हम अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं, तो अर्थ हमें अपवर्ड की तरफ कितना फोर्स लगाएगी उससे हम वेट महसूस करते हैं। क्लियर है? द ऑब्जेक्ट वुड फॉल डाउन अनलेस इट्स सब्जेक्ट टू अ फोर्स अपोजिट टू द ग्रेविटी। यदि मान लो कि ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई फोर्स नहीं लग रहा है उल्टी डायरेक्शन में, तो हम नीचे की ओर गिर जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि ग्रेविटी हमें खींच रही है और हमें कोई रोकने वाला नहीं है, तो नीचे ही जाएंगे ना। लेकिन यदि कोई अपोजिट फोर्स लगाता है तो हम रेस्ट में आ जाएंगे। और इसी तरीके से स्प्रिंग भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है, नहीं तो अर्थ अपनी तरफ खींच लेगी। दिस इज बिकॉज द स्प्रिंग इज पुल्ड डाउन अ लिटिल बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑब्जेक्ट एंड टर्न टू द स्प्रिंग एक्सर्ट ऑन द फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। अर्थ अपनी तरफ खींचती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। क्लियर है? नाउ इमेजिन, अब इमेजिन करो, द टॉप एंड ऑफ द बैलेंस इज नो लॉन्गर हेल्ड विद द टॉप सीलिंग रूम। मान लो कि एक टंकी लटकाई हो स्प्रिंग बैलेंस के साथ और सीलिंग से वो कंडी टूट जाए, कुंडी जहां से लटकाया हुआ है, तब स्प्रिंग बैलेंस कितना बताएगा रीडिंग? 0, क्योंकि अब स्प्रिंग फोर्स नहीं लगा रहा है ना उस पर, उसको रोकने वाला कोई है नहीं ऊपर की ओर। क्लियर है? बोथ द एंड ऑफ द स्प्रिंग एज वेल एज द ऑब्जेक्ट मूव आइडेंटिकल एक्सीलरेशन g। अब जब सीलिंग टूट गई तो जितना g से टंकी नीचे आ रहा है उतना ही g से स्प्रिंग बैलेंस भी नीचे आ रहा है। क्लियर है? द स्प्रिंग इज नॉट स्ट्रेच, और उसके बाद स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं होगा, एंड डज नॉट एक्सर्ट एनी अपवर्ड फोर्स, कोई अपवर्ड फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लगा रहा है ऊपर की ओर, विच इज मूविंग डाउन विथ एक्सीलरेशन g ड्यू टू ग्रेविटी। और सभी के सभी एक्सीलरेशन g से नीचे की तरफ आ रहे हैं। क्लियर है? द रीडिंग रिकॉर्डेड इन द स्प्रिंग बैलेंस इज 0। तो रीडिंग कितनी आएगी स्प्रिंग बैलेंस में? 0, क्योंकि सभी के सभी g से नीचे आ रहे हैं। इफ द ऑब्जेक्ट वेयर अ ह्यूमन बीइंग, और उसकी जगह मान लो कि आदमी रहता, टंकी की जगह या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की जगह आदमी रहता, he will not feel his weight since there is no upward force on him। तो आदमी रहता तो वो क्या कोई वेट महसूस नहीं करता, क्योंकि सभी के सभी एक ही एक्सीलरेशन से नीचे आ रहे हैं, जी के एक्सीलरेशन से। ठीक है? और इसी कंडीशन को हम वेटलेसनेस कहते हैं। क्या कहते हैं? वेटलेसनेस। दस एन ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल, इसको फ्री फॉल कहते हैं, और इट इज वेटलेस, एंड दिस फेनोमेनन इज यूजुअली कॉल्ड द फेनोमेनन ऑफ वेटलेसनेस। तो इन अ सैटेलाइट अराउंड अर्थ, अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमती है उसमें भी वेटलेसनेस होता है। बिल्कुल जी काम नहीं करता है। तो अर्थ के चारों तरफ जो सैटेलाइट घूमती है उसमें क्या होता है? जहां पे सैटेलाइट होती है, ठीक है, जहां सैटेलाइट होती है तो सैटेलाइट पे उस पोजीशन पे जितना एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, सैटेलाइट के हर पार्ट पे उतना ही एक्सीलरेशन लग रहा होता है। तो वो वही बात हो गई कि जैसे स्प्रिंग बैलेंस टूटा तो सारे के सारे सेम एक्सीलरेशन से नीचे आ रहे हैं। तो इसीलिए दस इन अ सैटेलाइट एवरीथिंग इनसाइड इट इज इन स्टेट ऑफ फ्री फॉल। इसीलिए सैटेलाइट के अंदर हर चीज फ्री फॉल की कंडीशन में रहते हैं। समझ में आया? सैटेलाइट के अंदर का कभी वीडियो देखी होगी तो वो लोग पानी में नहीं पी सकते, क्योंकि पानी पियेंगे तो नीचे नहीं आएगा, वो तैरते रहेगा। क्लियर है? तो स्ट्रॉ से वो लोग पानी पीते हैं। सारे के सारे वहां पर सैटेलाइट के अंदर फ्री फॉल महसूस करते हैं। ठीक है? किस मैनर में? हम लोग फ्री फॉल में वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड लगती है, लेकिन जो सैटेलाइट के अंदर होते हैं वो कोई भी ग्रेविटी महसूस नहीं करते हैं।
देखो हमारे लिए वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटी लगता है, लेकिन सैटेलाइट के अंदर किसी भी डायरेक्शन में ग्रेविटी नहीं लगता है। इसीलिए सैटेलाइट के अंदर जो लोग होते हैं वो फ्लोट करते हैं, और ये हम लोग किसी किसी वीडियो में देख भी सकते हैं कि सैटेलाइट के अंदर लोग फ्लोट करते हैं। क्लियर है? उसके अंदर कोई भी ग्रेविटी महसूस नहीं होती है। ठीक है।